हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़े। आज हम लोग यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज कर रहे थे, जैसे जिंक का -0.76, कॉपर का +0.3। एक सवाल ये उठता है कि ये जिंक का -0.76 आया कैसे, कॉपर का +0.34 कैसे लिए हम लोग। तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। जैसे फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है और उसी स्टैंडर्ड पैरामीटर से दूसरे को कंपेयर करते हैं। जैसे कार्बन केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C612 एटम इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, जिसे हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास भी करते हैं। यानी कि अब उससे जितना गुना कोई दूसरा भारी होगा उससे कंपेयर करते हैं। उसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसको SHE कहा जाता है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एक वायर होता है प्लैटिनम का। प्लैटिनम का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और इसी वायर के साथ में यहाँ नीचे में एक फॉयल अटैच्ड होता है, ये भी प्लैटिनम का बना हुआ है। इस प्लैटिनम वायर के ऊपर में एक ग्लास का लेयर चढ़ा होता है, यानी एक तरीके से इसको इंसुलेट कर देता है, इंसुलेशन के जैसा काम करता है। यहाँ से इस जगह पर एक ग्लास का लेयर हो गया और दूसरा एक और लेयर है ग्लास का, लेकिन यह हॉलो लेयर है ताकि बीच में एयर हो सके, खाली रह सके इस तरीके से। और इस वाले सेकंड लेयर में एक इनलेट बना होता है जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं। नाम है इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा और इस जगह पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इनका लेबल्ड कर देते हैं। यहाँ ये जो आपको वायर दिख रहा है ये प्लैटिनम वायर है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है। इस जगह से हम लोग हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं और इनका कंडीशन था कि एट 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर सप्लाई किया जाता है। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें HCl का इस्तेमाल करते हैं ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोलर। और ये जो अटैच फॉयल दिख रहा है ये भी प्लैटिनम का फॉयल है, PT फॉयल। ये कंस्ट्रक्शन बना हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक रॉड के फॉर्म में पाया जाता है, समझो इसको। तो जिंक को तो आप सॉलिड में डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डाल सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन किस स्टेट में पाया जाता है? गैसियस स्टेट में। तो हाइड्रोजन का रॉड बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए सपोर्ट के फॉर्म में ये प्लैटिनम का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब कभी भी कोई रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन इस प्लैटिनम वायर के जरिए बाहर चला जाए या बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में यहाँ चला आए, यानी कि एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का इसके थ्रू में। ये इतना कुछ हम लोग पढ़े थे। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइड भी हो सकता है और ये रिड्यूस्ड भी हो सकता है, यानी एनोड के रूप में भी काम कर सकता है और कैथोड के रूप में भी काम कर सकता है। अब किस जगह पर ये कैसे वर्क करेगा उसके बारे में। अगर ये एनोड के रूप में काम कर रहा है, इफ एक्ट एज एनोड, अगर पीछे का पार्ट आपको याद होगा तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो आप जो हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं ये आयोनाइज करेगा 2H+, सॉल्यूशन में चला जाएगा इन एक्वस फॉर्म और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और अगर ये कैथोड के रूप में काम कर रहा है, इफ एक्ट एज कैथोड, तब इस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये HCl कैसे आयोनाइज करता है? एज H++ Cl माइनस। तो यहाँ का ये H+ जो सॉल्यूशन में है ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोजन गैस में, यानी यहाँ पर दोनों चेंजेज होगा। अगर ये एनोड के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और सॉल्यूशन में H+ के फॉर्म में, और अगर ये कैथोड के फॉर्म में काम कर रहा है तो यहाँ का हाइड्रोजन आयन इस प्लैटिनम के सरफेस पर आकर के डिपॉजिट होगा
H प्लस कन्वर्ट किया जाएगा H2 में, और यहाँ से H2 बबल्स के फॉर्म में इधर से जो है बाहर निकल। तो ये एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लिए हैं। ये पार्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो इसको आप नोट करें। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखवा देते हैं फिर समझा देंगे। देखो, टू डिटरमाइन the electrode potential value, to determine the electrode potential value of an electrode we construct an electrochemical cell by considering SHE, a standard hydrogen electrode, SHE as one of the electrode, SHE, a standard hydrogen electrode, as one of the electrode. The potential difference between two electrodes or EMF of the cell can be determined with the help of voltmeter. The voltmeter also help us in identifying anode and cathode in the electrochemical cell. Anode and cathode in the electrochemical cell. चलो देखो, अब यहाँ पे टाइम देंगे हम आपको कॉपी करने के लिए, यहाँ समझोगे। आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा, हाउ वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस बाई Mg। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये जो मेथड हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है वो बताया जा रहा है। यानी लैब में अगर आप जाओगे तो कैसे निकाला जाएगा उसको यहाँ बताया जा रहा है। अभी हम आपको बोर्ड पर दो बताएंगे, जिंक और कॉपर का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम का बताओ जी, आप नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ इतना जानने के बाद में कि सर जो डाटा पूछ रहे हैं वो आप बता दीजिए, तो हम मैग्नीशियम का ही बता देंगे। कैसे किया जाता है, जो जैसे मान लिया कि दो ग्रुप बनाया गया एक स्कूल में, एक स्टूडेंट को कहा गया कि आप जाओ लैब में और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालो। जो अप्लायंसेज यूज करना है वो आप करो, जो मांगना है वो मांगो, जाओ लैब में और जाकर के हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाल करके बताओ। वो लैब में जाएगा स्टूडेंट, लैब में जाने के बाद वो मांगेगा कि हमको जिंक का निकालना है, तो पहले जिंक रॉड दीजिए, ये जिंक रॉड ले लिया। अब बोलेगा कि इसमें हमको जिंक सल्फेट का 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन डाल दिए। इसने मांगा क्या, पहले जिंक, और किसका सॉल्यूशन था, जिंक सल्फेट का, ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोलर। फिर बोलेगा कि आप हमको SHE दीजिए। SHE कहने का मतलब क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक रफ डाटा लेकर के ऐसे ही रफ स्केच खींच रहे हैं यहाँ पर।
रफ स्केच ले रहे हैं। यहाँ ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये ले लिया गया, ये बना हुआ रहेगा, ये लैब में अवेलेबल है SHE, यहाँ से इनलेट है हाइड्रोजन गैस सप्लाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप्ड ग्लास ट्यूब से जोड़ देते हैं। पिछले क्लास में इसके बारे में बात किए थे, बता सकते हो ये क्या है? वेरी गुड, ये साल्ट ब्रिज है। अब ये देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ तो रीडिंग देगा। अब क्या रीडिंग देगा ये तो प्रैक्टिकली पता चलेगा, ये तो आप जब लैब में काम करेंगे तब पता चलेगा। मान लीजिए आपको समझाने के लिए कि ये जो वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू कितना दे रहा है? 0.76 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर है। जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखोगे कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बना हुआ रहता है, ताकि आप बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से इसको जोड़िए और निगेटिव पार्ट से इसको जोड़िए। उसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। ये रीडिंग आपका तब आता है जब आप इसको यहाँ पर ये निगेटिव से जोड़ते हैं और इसको यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ते हैं। अब जरा सोचो, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे क्या कहा जाता है? एनोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। तो जैसे ही ये रीडिंग डाला, एक तो ये भी पता चल गया कि ये एनोड के रूप में काम कर रहा है और ये कैथोड के रूप में। ये आपको फिर से बोल रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकली करने पर पता चलेगा, लैब में जाने पर। एक बार इधर डाले तो नहीं काम किया, तो फिर दूसरी बार में क्या करते हैं? रिवर्स करके और फिर चेक करते हैं कि हाँ अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ से पता चला, कितना पता चला? 0.76। अब आप बताओ तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका वैल्यू जो हम लोग 0 लेते हैं, ये देखो तो यहाँ पर एनोड के रूप में काम कर रहा है या कैथोड के रूप में? तो जहाँ कैथोड है उसकी जगह पर वैल्यू हम क्या रख दिए? 0। और जो हमें निकालना था, दिया गया था, वो किस रूप में काम कर रहा है? एनोड। तो यहाँ पर रख दिया हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn। Therefore E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस और इसको ले जाएंगे तो माइनस। क्या बन जाएगा? 0 माइनस 0.76 यानी माइनस 0.76। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकल गया। दूसरा स्टूडेंट गया था कॉपर का निकालने के लिए। अब थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि क्या करेगा वो भी। वो सबसे पहले बताओ कौन सा रॉड मांगेगा? कॉपर। वो जिंक मांगा था तो जिंक सल्फेट में डिप कर दिया था, ये कॉपर लेगा और किस में डिप कर देगा? कॉपर सल्फेट में। ठीक है, ये कर दिया। और दूसरा कहेगा कि हमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दीजिए, SHE दीजिए, ये भी SHE डिमांड करेगा। यहाँ ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाला हुआ है, इसको कनेक्ट कर दिया किससे? साल्ट ब्रिज से। सेल बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपर रॉड ले लिए और डिप कर दिए किस में? कॉपर सल्फेट में। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। अब ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए इसमें हम लोग वोल्ट मीटर डाल दिए। अब प्रैक्टिकली जो रीडिंग देगा वो हम लेके चलेंगे इस सेल के लिए। मान लीजिए यहाँ पर किन का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.34। फिर बताए कि ये रीडिंग आ रहा है तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ डाले हैं, ये भी इसी से पता चलेगा। हम ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं कि जब कॉपर को लेकर के सेल बनाया जाता है तो यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है और यहाँ पर निगेटिव, तभी ये वैल्यू देता है। तो अब आप बताओ कि ये कैथोड हुआ या एनोड हुआ? ये कैथोड के रूप में काम कर रहा है और ये किस रूप में काम कर रहा है? एनोड के रूप। ये पता चल गया। अब हम लोग ई नॉट सेल का वैल्यू फार्मूला यूज करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आया है? 0.34। कैथोड के फॉर्म में
कॉपर है और एनोड के फॉर्म में कौन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ सीधा सीधा वैल्यू ले लेते हैं। कैथोड के फॉर्म में कॉपर है तो यहाँ लिखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu और इसकी जगह पर कितना 0। इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा और 0 ऐड करोगे तो कोई चेंजेज नहीं, यानी ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu का वैल्यू कितना आ गया प्लस 0.34। है समझ में कि कैसे निकाला गया। तो अब हमें लग रहा है कि अगर ये सुन रहे होगे बात तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी मेटल दिया जाएगा, लैब में भेज दिया जाएगा, जो मांगेंगे वोल्ट मीटर दे दो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दो, बाकी का काम हम कर लेंगे। कॉपर दीजिएगा, जैसे अभी हम आपसे पूछे थे कि मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है सर, मैग्नीशियम रॉड, मैग्नीशियम सल्फेट, वोल्ट मीटर और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दीजिए। वोल्ट मीटर से हमें पता चल जाएगा कि ई सेल का वैल्यू क्या है और वोल्ट मीटर ये भी बता देगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में काम कर रहा है या एनोड के रूप में। इन दोनों में से जो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसका वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 0, तो तीसरा पार्ट निकल जाएगा, तो वहां से वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो गया, ये टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझा देते हैं, उसके बाद में सब लिखवा देंगे, ठीक है। मेरे साथ लिखना नहीं शुरू करना, क्योंकि पहले स्टेटमेंट लिख पाएंगे उसके बाद में फिर। अभी जैसे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकाले, जिंक का निकाले तो -0.76 आ गया, कॉपर का निकाले तो +0.34। तो जब तरीका पता चल गया तो सारे मेटल्स का निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से मेटल्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया गया, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा पार्ट समझाने के लिए हम यहाँ बोर्ड पर बना रहे हैं। वैसे आपके बुक में पूरा एक पेज ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल, घर में जाके देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड, उसका ज़रूरत नहीं है। समझाने के लिए हमें इतने से मतलब है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, ये वैल्यू हो गया -0.76 वोल्ट। ई नॉट Fe2 प्लस बाई Fe, ये वैल्यू दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। ई नॉट Ni2 प्लस बाई Ni, ये वैल्यू है -0.25 वोल्ट। हाइड्रोजन ई नॉट H प्लस बाई H2, ये वैल्यू है 0 वोल्ट। ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, ये वैल्यू है +0.34 वोल्ट। और यहाँ सिल्वर ई नॉट Ag प्लस बाई Ag, ये वैल्यू है +0.80। अभी देखो ये सब में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, बट एज ए कन्वेंशन वी शुड ऑलवेज कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो यहाँ जिंक, आयरन, निकल सब का रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे सर रिडक्शन पोटेंशियल, फिर से Zn2 प्लस Zn, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये क्या है 0। तो 2 प्लस से अगर 0 जा रहा है तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही रिडक्शन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। अब इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को अगर गौर से आप देखोगे तो ये एक पैटर्न में अरेंज है, ऐसे ही जिगजैग नहीं है। देखो ये -0.76 है, इससे इसका वैल्यू बड़ा है, इससे इसका वैल्यू बड़ा है, इससे इसका वैल्यू बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। तो इस तरह के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम लोग अंडर 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। वहाँ पर ये नहीं दे करके जिंक मेटल दिया रहता था, आयरन दिया रहता था, नीचे में हाइड्रोजन के नीचे में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम दिया रहता था। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हम लोग हुए हैं,
तो रिएक्टिविटी सीरीज ना लेकर के इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसका एप्लीकेशन आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन आइडेंटिफाई द एनोड एंड कैथोड। यानी कि अगर दो एलिमेंट दिया हुआ है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। बिल्कुल एकदम ध्यान से, आप अगर पढ़े होंगे, पिछले क्लास का भी पार्ट अगर ध्यान में होगा तो हमने बताया था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड के रूप में, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड के रूप में। जैसे आप देखो, यहाँ जिंक दिया हुआ है और यहाँ कॉपर दिया हुआ है। ये जिंक और कॉपर, इन दोनों में सोच करके बताना, देख करके बताना, तुक्का नहीं लगाना। आप बताओ तो जिंक और कॉपर दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? कॉपर का, पॉजिटिव में है। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड, और जिनका कम होगा वो एनोड। तो इसीलिए कॉपर कैथोड के रूप में काम करता है और जिंक एनोड के रूप में। अब आप बताओ, अगर मान लें कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक आयरन ले रहे हैं और दूसरा निकेल ले रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इस आयरन और निकेल में बताओ तो कौन कैथोड होगा? निकेल होगा। और एनोड कौन होगा? आयरन। तो पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। दूसरा ये भी बताता है, सेकेंड एप्लीकेशन है इसका, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लास 11 रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहा जाता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज तभी करेगा जब खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। यानी कि जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा? जो फिर से देखो, मान लें कि हम लोग जिंक और कॉपर को ही ले लेते हैं। यहाँ आयरन को हटा देते हैं, निकल को हटा देते हैं, जिंक और कॉपर को ले लिया। फिर जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ, जिंक और कॉपर दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब जिंक और कॉपर जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो कॉपर रिड्यूज होगा। पोटेंशियल उसके रिड्यूज होने की टेंडेंसी को बता रहा है। और जब कॉपर रिड्यूस्ड होगा तो दूसरे को ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इट मीन्स इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लू क्या निकला? द एलिमेंट विच हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू reduce itself and act as oxidizing agent, while the element which has lower reduction potential value oxidize itself and act as a reducing agent। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है, तो जाहिर सा बात है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा अगर इनका रिएक्शन एसिड के साथ या वाटर के साथ कराते हैं। इसको समझने के लिए हाइड्रोजन गैस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग देखते हैं, लेबोरेटरी मेथड। 7th 8th क्लास में भी एक था कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो यह रिएक्ट कर जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ये लेबोरेटरी मेथड हो गया हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ जिंक के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ZnCl2 में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब जिंक के ऊपर में 0 और +1 कैसे आया? ये रिडॉक्स रिएक्शन से पता चलेगा। अब अभी यहाँ देखो, जिंक का 0 से +2 गया, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का +1 से 0 गया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ध्यान से समझना, यानी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन तभी होगा जब एसिड या वाटर से हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन तभी रिड्यूस्ड करेगा जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सामने वाले से ज़्यादा हो। जैसे देखो यहाँ किसके साथ रिएक्शन कराएं? जिंक के साथ। अब देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में
जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, जबकि हाइड्रोजन का कितना है 0। तो बता तो हाइड्रोजन और जिंक दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। तो इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो जाता है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। लेकिन अगर HCl में आप कॉपर डाल दोगे, सिल्वर डाल दोगे, तो कॉपर कहेगा कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हम तुमको रिड्यूस नहीं होने देंगे, रिड्यूस्ड हम होंगे। और जब तक हाइड्रोजन HCl का या H2O का H+ रिड्यूस्ड नहीं होगा, तब तक वो गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकले। तो वो सारे मेटल जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर में आते हैं, वो सब हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेंगे। लेकिन जो इनसे नीचे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव है, वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और एप्लीकेशन क्या है इसका। अब इन सब को सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो, द अरेंजमेंट ऑफ electrode, the arrangement of electrode in increasing order of, the arrangement of electrode in increasing order of, in increasing order of their reduction potential value, increasing order of their reduction potential value, reduction potential value. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।